ये जो एक्साइज देख रहे थे, सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं, है ना। एक बार फटाफट रिवाइज कर दें। एक क्लासेस कल हो गई है, कल का आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग, अगर फुर्सत में होंगे तो। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज मतलब स्टेट की ना टैक्स होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सीईए एक्ट 1944। साइट cbec.gov.in, cbic.gov.in नया साइट बना है जो कि नीचे देख रहे हैं फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। मैंने बोला था इसको याद करने के, नीचे वाले का, यानी ये इस साइट को। चलिए, इसमें खास चीज नहीं था, मैंने कहा भी था आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्साइज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरर किसी भी चीज को बना करके जब मार्केट में सप्लाई करता है तो पहले एक्साइज लगाता था सभी चीज के ऊपर, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ अल्कोहल ही रह गया है जिसके ऊपर अल्कोहल, और बात कर सकते हैं पेट्रोलियम मटेरियल, जिसके ऊपर एक्साइज लगते हैं। तो कल एक बिल बना के दिखाया था मैंने कि गुड्स की कीमत होती है, कोई डिस्काउंट देना हो तो डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी, और फिर दोनों को जोड़ करके लगाई जाती है वैट या सीएसटी। तो इस तरीके से कल एक बिलिंग आपको मैंने दिखाया था, वो शायद एक बार दिखा भी देते हैं, कहीं होगा शायद। अच्छा, उसमें भी है, अदरवाइज में अलग से दिखाया था कि वाइन की कीमत थी 1 लाख की, और डिस्काउंट दिया गया ट्रेड डिस्काउंट से 1%, तो नेट हो गया 99,000। इसके ऊपर लगाया गया एक्साइज ड्यूटी 12.5%, दोनों को ऐड कर दिया गया, ये वैल्यू आ गई। इसके ऊपर 20% का वैट चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो वो हम लगा दिया मैंने, टोटल कीमत हो गई इतनी। तो इस तरह से लगाई जाती है। ठीक, तो बिलिंग के लिए भी आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं लेकर के नेक्स्ट पॉइंट्स को, उसी को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था कि अमाउंट को 1 लाख डिस्काउंट, लेकिन तरीके से नहीं है, मैंने सोचा कर देंगे, लेकिन कर दूंगा बात, या कर लेना आप लोग। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मेरा रिटर्न फाइलिंग मेन काम है, यहाँ सीखना होगा कि एक्साइज में जो कच्चा माल हमने इस्तेमाल किया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और कितना चीज बनाया, क्या स्टॉक रह गया, और एक्साइज की कैलकुलेशन जो सरकार को देना होता है हमें, वो पूरी डिटेल्स बनाकर सरकार को देनी होती है। अगर इसमें एक्साइज ड्यूटी पे करना है तो पेमेंट भी करना होगा साथ में। इसे बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग करना। सब में यही देख रहे हैं, जीएसटी में यही देख रहे हैं कि परचेज, सेल और कंप्यूटेशन बनाकर देना पड़ता सरकार को। चलिए, तो ये सीखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्साइज के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए स्टेप है कि जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगी, सबसे पहले उसको नंबर लेना पड़ता है, ईसीसी नंबर, एक्साइज कंट्रोल कोड नंबर लेना पड़ता है, जैसे जीएसटी नंबर था उसी तरीके से। इसके बाद वो इनवाइस छपाइए, जैसे जीएसटी में था 3 कॉपी, सेम ऐसे यहाँ पे, और एक्साइज ड्यूटी चार्ज करिए, जैसे मैंने बिलिंग अभी करके दिखाया, और फिर उसे कैलकुलेट करिए कितना सरकार को देना है, बाद में रिटर्न फाइलिंग कर दीजिए पेमेंट करने के बाद, बस हो गया। एक पहले सिलसिला था पीएल अकाउंट खोले जाते थे, पर्सनल लीजर अकाउंट, ये अकाउंट खोल करके पहले एक्साइज अमाउंट यहाँ डालना पड़ता था, फिर सरकार के पास जाती थी, ऐसा सिस्टम बना हुआ था। हम्म नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो यही पे करेगा ना, ये वाला अमाउंट, ये रहा ना, ये वाला, यही तो एक्साइज ड्यूटी, ये वाला, ये एक्साइज जमा हो, ये वैट जमा हो रहा है, ठीक है ना, एक्साइज यही है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ये तरीके भी समझ में आ गया होंगे। फिर आगे बात करते हैं कि एक्साइज नंबर को लेने के लिए acs.gov.in पे अप्लाई करना पड़ता था लेने के लिए। खैर छोड़िए, एक्साइज नंबर को बोलते हैं ईसीसी नंबर, एक्साइज कंट्रोल कोड नंबर, जो कि 15 नंबर के होते हैं। पहले आप पैन कार्ड नंबर आप डालेंगे, फिर एक्स फॉर एक्साइज, एम फॉर मैन्युफैक्चरर, और 001 ये कोड है। जैसे मैंने कहा था कि दिल्ली या किसी भी पूरी इंडिया के अंदर जितनी ब्रांचेस खोलेंगे आप या फैक्ट्रियां खोलेंगे, चाहे वो एक ही स्टेट में क्यों नहीं खोल रहे हो, आपको एक्साइज नंबर अलग ले लेना पड़ता है। जैसे बदरपुर में यहाँ पर है, सपोज मीठापुर में भी खोल दिया, एग्जाम्पल बदरपुर में मीठापुर में खोल दिया, स्पेस अलग हो गया ना, जगह अलग हो गई। ऐसे केसेस में पैन तो हमारी कंपनी की एक ही रहेगी, एक्स एम सेम रहेगा, बट ये 1 जो देख रहे हैं वो कन्वर्ट होगा 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह पूरी इंडिया के अंदर 999 फैक्ट्री आप खोल सकते हैं। तो ऐसा एक्साइज नंबर के बारे में हमने बात करी थी। एक्साइज की इनवाइस की 3 कॉपी होती है, जैसा कि जीएसटी में देखा था सेम, पहला बायर लिखा मार्किंग होती है ओरिजिनल पर बायर, सेकंड में लिखा रहता है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, थर्ड में लिखा रहता है डुप्लीकेट फॉर एसएससी, तो ऐसे लिखा रहता है। और सबसे बड़ी बात हमने कहा था कल कि जब भी बिल बुक आप उसे यूज करिएगा कंपनी के अंदर, तो पहले बताना पड़ता है एसीडीसी को, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को, कि भैया फलाना बिल बुक हमने यूज करना स्टार्ट किया इतना से इतना नंबर का, तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सप्लायर हो गया, मतलब जीएसटी में इसका नाम सप्लायर कर दिया था, एसएससी मतलब हो गया सप्लायर, ठीक है ना। इसके बाद पीएलए के बारे में बात कर रही थी कि पहले एक तरीका था शुरू शुरू में कि एक अकाउंट खुलाना पड़ता था, पीएलए पर्सनल लीजर अकाउंट, उसके अंदर हम पैसा डालते थे, और उसके बाद फिर उसी के मार्फत जाता था एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास, ये सिस्टम बनाई गई थी। इसके बाद आगे एक्साइज के रूल बात करेंगे।
कि कुछ रूल याद करिएगा कि एक्साइज ड्यूटी आज की तारीख में अल्कोहल और पेट्रोलियम के ऊपर लगाया जा रहा है, बाकी जो तो हट गया। और एक्साइजेबल गुड्स का मतलब होता था मूवेबल एंड मार्केटेबल। तो सिंपल बात है कि शराब बना करके हम बेचते भी है मार्केट में, मूवेबल भी मार्केटेबल भी है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि कम से कम दो चीजें मर्ज होना चाहिए तो एक नई चीज बननी चाहिए। सिंपल बात है कि अल्कोहल में दो चीजें मर्ज होती है, एक नई चीज बनती है, तो हम इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। कल हमने कहा था कि एक रॉड लिया हाथ में, उसको मोल्ड कर दिया, रिंग बन गया, तो हमने देखा कि कोई नई चीज नहीं लगाई, हमने सिर्फ रॉड लिया, मोल्ड कर दिया इसको, तो वो रिंग बन गया। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्साइज लगेगा, क्योंकि उसमें कोई नई चीज नहीं लगी। तो जब की बात है जब एक्साइज था मतलब उसके ऊपर। आज अल्कोहल है, अल्कोहल में सिंपल बात है दो चीजें मर्ज होकर ही बनता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग काउंटिंग होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें सेकंड पॉइंट ये वाली, इन न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल इमर्ज, मतलब जैसे यहाँ जो भी चीज रखी गई है सब कुछ दो चीजों को मिला करके बनाई गई है, कम से कम दो चीजें। लैपटॉप है, कम से कम दो चीजें, उसका नाम बदलना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो किसी एक चीज से खाना नहीं बनता है, जैसे नमक और कुछ नहीं, मतलब हमें मिक्स करना पड़ेगा, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह की चीज। सेम ऐसे ही यहाँ जो भी चीज बनी हुई है वो सब दो चीजें तो मिलकर बनती है। अगर दो चीजें मर्ज नहीं हुआ है और नाम बदल गया तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा तो उस पर एक्साइज नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा था कि एक रॉड ले लिया मैंने, हाथ में एक रॉड लिया, इसको हमने ऐसे फोर्स लगाया या हथौड़ा से पीट पीट करके रिंग बना दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, रिंग तो बना दिया। अब कोई लोग बोलेगा, थोड़ा ना बोलेगा कि रॉड है, वो तो बोलेगा रिंग है, रिंग है, रिंग है। नाम बदल गया बट कोई चीज हमने जोड़ी नहीं उसके अंदर, तो इस रिंग के ऊपर एक्साइज नहीं लगता था, क्योंकि हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। ठीक, तो यही कहानी यहाँ कर, बट वो छोड़िए, एग्जाम्पल अलग हो गया, क्योंकि अब है ही नहीं वो सब चीजें। अब शराब रह गया और पेट्रोलियम मटेरियल रह गया। तो पेट्रोलियम पदार्थ में भी चीजें मिक्स होती हैं और एल्कोहल में भी चीजें मिक्स होती हैं, इसीलिए ये चीजें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन रह गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर एल्कोहल बनाते समय अगर कोई वेस्ट या स्क्रैप निकलता है, मतलब तो उसे भी अगर बेचेंगे बाजार में तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगा। नंबर 5 के मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब? मैन्युफैक्चरर का मतलब है वो व्यक्ति जो गुड्स को अपने ब्रांड पे मैन्युफैक्चरिंग करे। जैसे किंग फिशर की शराब आती है या बियर आता है, तो किंग फिशर यहाँ पर कहलाएगा मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर कोई कच्चा माल सप्लाई करता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कच्चा माल है किसी चीज का और बनाने की कला नहीं जानता हूँ, मेरा ब्रांड कुछ नहीं है, आपने बोला कि मैं मतलब बनाऊंगा, आप मेरे को दे दो कच्चा माल, तो कच्चा माल सप्लाई आप कर रहे हैं, आप बना रहे हो, तो आप कहलाएंगे मैन्युफैक्चरर, मैं नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि कच्चा माल सप्लायर नहीं कहलाता मैन्युफैक्चरर। जो ब्रांड अपने हिसाब से बनाता है और बेचता है वही कहलाएगा मैन्युफैक्चरर। हाँ, कोई भी ब्रांड ले लीजिए आपको। देखो जो आपका जैसे शराब बेच रहे हैं तो शराब के हिसाब से ही लगेगा, 12.5% उस पे है तो 12.5% इस पे है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है डिस्काउंट घटने के बाद। जैसे मैंने अभी एक बिल बनाया था कल और अभी दिखाया था एक्सेल पे, और घटने के बाद आपको लगाना है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं, जैसे कि पैकिंग कर रहे हैं किसी चीज को नेसेसरी, जैसे शराब है तो बोतल लगाई जाती है, रैपर लगाया जाता है, तो उनकी कॉस्टिंग में जुड़ जाते हैं। चाहे जॉब वर्क है, मतलब उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम करवाया आपने, तो सब जोड़ करके फिर लगाएंगे एक्साइज ड्यूटी और फिर लगाएंगे वैट। तो जो भी कॉस्टिंग टोटल मिल रही है सब जोड़िएगा फिर लगाइएगा एक्साइज ड्यूटी और वैट। कैप्टिव कंजम्पशन ये क्या होता है? कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है कि सेल्फ कंजम्पशन, मतलब कि कंपनी ने खुद ही शराब बनाया और खुद ही यूज किया। अब खुद ही यूज किया मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पी रहे हैं बैठ के, मतलब खुद ही यूज का मतलब कभी कभी गिफ्ट बांटते हैं या पार्टी चल रही है तो वहां पर अपना दे दिया, कंपनी का पार्टी खुद चल रही है, तो सरकार ने इस पर नजर रखा है, बोला कि नहीं भैया खुद बनाकर खुद कंज्यूम करोगे किसी भी तरीके से, चाहे गिफ्ट बांटो चाहे यूज करो। ऐसे केसेस में भी आपको जितना प्रोडक्शन यूज किया आपने उसका 110% कॉस्टिंग, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का लागत लगी, तो 110 रुपए के ऊपर जो एक्साइज लगनी चाहिए वो एक्साइज उस कंपनी को देनी पड़ती है। यानी अपने ही प्रोडक्ट है, खुद बना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्साइज आपको देनी पड़ती है। लागत का 10% ऐड कर दो, मार्जिन प्रॉफिट, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सरकार ने इसके ऊपर नजर रखा है। नेक्स्ट, फिजिकल रिमूवल प्रोसीजर, ये क्या होता है कि शराब के बारे में सरकार ने एक पूरी तरीके से कड़ाई कर दी है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करके शराब बाजार में बेच रहा है तो हर इनवाइस के ऊपर जितने भी बिल उस पे उससे बन करके मार्केट में जाएंगे, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आता है, उसको मेजरमेंट करता है, चेक करता है कि एल्कोहल जितनी मात्रा के लाइसेंस ले रखी है उस बोतल पे लिखा हुआ 5%, तो उससे ज्यादा तो नहीं उसके अंदर, तो ये
टेस्ट चेकिंग होती है हर इनवाइस के पैकेट के ऊपर रेंडमली। मान के चलो 1000 पैकेट है तो 4 यहाँ से उठा लिया, 2 यहाँ से उठा लिया, ऐसा करके। तो इस तरीके से चेक होकर के फिर मार्केट में आते हैं, इसलिए कहा जाता है फिजिकल रिमूवल प्रोसीजर। ज्यादा होगा तो वो माल मार्केट में आएगा नहीं ना, कम हो गया तो भी नहीं आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि मेजरमेंट के हिसाब से चलने। अब कम मतलब देखो स्लाइटली प्लस माइनस 1% तो होते जाता है, लेकिन एकदम कम का मतलब 5% है, 2% आ गया तो भी नहीं, 5 है 6 आ गया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए कम तो होते नहीं है। क्या करते हैं लोग कि लाइसेंस ले लिया 5% का और इसके बाद थोड़ा बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, लोगों को तो ये लगता है पीने वाला यार बहुत अच्छा है ब्रांड, लेकिन सवाल खड़ा है कि ये लाइसेंस आपने 5 का लिया है, 8 कैसे कर देंगे आप? ये दिक्कत है फिर, इसलिए कंट्रोलिंग करती है यहाँ पर। तो बिना उसके सिग्नेचर के, काउंटर सिग्नेचर के, इंस्पेक्टर के साइन के बिना बाजार में निकलता ही नहीं वो चीजें। ये बहुत कड़े रूल इसके अंदर बने हैं, ठीक है। आइए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में अल्कोहल से संबंधित, अगर आप कभी जॉब पे इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपसे पूछेगा। यहाँ तक तो कल बताया था, यहीं तक हमने कल बात करी थी। आज हम इसके आगे चलते हैं। सुनिए, एक साइट निकालने के लिए जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा कि आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं। आउटपुट मतलब जो हमने सेल किया उसके ऊपर जीएसटी था। सेम ऐसे ही शराब अगर बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी है यानी ड्यूटी है, एक्साइज है, वो हो गया आउटपुट। यहाँ आउटपुट नहीं लिखी जाती है, यहाँ पर सिर्फ लिखा जाता है एक्साइज ड्यूटी। और मान लो कि शराब बनाने में कुछ चीजें यूज हो रहा है, उसके ऊपर भी एक्साइज लग रहा है, हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो मेरा इनपुट हो गया, उसे बोलते हैं शेनवैट। सिर्फ शब्द बदले हुए। आउटपुट को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, इनपुट को बोलते हैं शेनवैट। यानी आउटपुट एक्साइज ड्यूटी को सिंपल एक्साइज ड्यूटी, इनपुट एक्साइज ड्यूटी को शेनवैट, आपस में घटा दीजिए, पे कर दीजिए। यानी कोई जीएसटी में जो नियम है वही नियम यहाँ है, बट थोड़ा शब्द बदले हुए हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी एक्साइज ड्यूटी सरकार को देना है आउटपुट में से इनपुट को घटा करके, बस, और कुछ भी नहीं है। अब देना है तो कब देना है, पेमेंट कब करनी है? तो पेमेंट के लिए सरकार ने सभी लोग जितने बिजनेस हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटी गई है, नॉन एसएसआई और एसएसआई। नॉन एसएसआई और एसएसआई, जैसे कि जीएसटी में टर्नओवर के बेस पे था कि टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, नीचे है, इसमें टर्नओवर बेस हटा दिया गया। इसके अंदर कहा कि 2 ही प्रकार के बिजनेस है, या तो नॉन एसएसआई होंगे या एसएसआई होंगे। ये क्या होता भाई? तो एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु कुटीर उद्योग, जो छोटा बिजनेस है। और नॉन एसएसआई मतलब जो बड़े हैं। अब छोटा बड़ा कैसे मानते हैं? तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया कि जो फैक्ट्रियां खुली हुई हैं उसके अंदर प्लांट मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी है, लागत कितनी है। टर्नओवर से मतलब यहाँ पर नहीं रखा कि टर्नओवर ज्यादा है कम है। प्लांट मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है की गई है फैक्ट्री के अंदर, 1 करोड़ से अगर नीचे है तो वो कहा जाएगा एसएसआई, और 1 करोड़ से अगर ऊपर है तो वो कहा जाएगा नॉन एसएसआई। यानी मेजरमेंट एसएसआई और नॉन एसएसआई से की जाती है। और एसएसआई का मतलब है कि आपकी प्लांट मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे तो आपकी एसएसआई, ऊपर तो नॉन एसएसआई। डन। और उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरी बांट दिया कि भैया नॉन एसएसआई, एसएसआई, तो डेट का। अब डेट में कोई कैटेगरी नहीं बांटी, बोला कि मंथली अगले 6 महीने के अगले 6 तारीख तक आपको भरना है जीएसटी, सॉरी ड्यूटी आपको पे करना है। और इसमें भी सेम कहा कि हर महीने के अगले 6 तक आपको टैक्स पे करना है। और लेकिन एक मार्च का थोप दिया कि मार्च 31 को खत्म होता है, तो रात के 12 बजे से पहले पहले आपको हिसाब किताब लगाना है। मतलब सोचिए मार्च में कितना टेंशन रहता होगा कि पूरी मार्च के हिसाब किताब 12 बजे रात तक अकाउंटेंट को रोक करके और हिसाब निकलवाता है, और मार्च 31 के 12 बजे रात से पहले पहले एक्साइज ड्यूटी जमा हो जाना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट था उस टाइम पे, और आज भी है, देखा था, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे हुए मार्च के लिए। नॉर्मली अभी तक जितने भी टैक्सेस आपने पढ़े होंगे, हर में, चाहे वो मार्च हो या अप्रैल हो, देखा जाए तो मार्च का टाइम बढ़ा दिया, आराम से कर ले भैया 1 महीना, या नहीं तो कम से कम 7 दिन का, नहीं तो कम से कम 20 दिन का, हर में कहीं ना कहीं है। लेकिन इसमें ये खतरनाक चीज बना दी गई है। तो नॉर्मल डेट है हर महीने की अगले 6, अगले 6, अगले 6, अगले 6, अगले 6, लेकिन मार्च का 31 मार्च के अंदर अंदर ही आपका एक्साइज ड्यूटी पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक। और सभी के लिए एक है, चाहे एसएसआई हो तो नॉन एसएसआई हो, कैटेगरी बस याद रखिएगा, एसएसआई किसे कहते हैं और नॉन एसएसआई किसे कहते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। अब हम आगे बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी के लिए चालान। जैसे कि हमने चालान 281 पढ़ा, 280 पढ़ा, इनकम टैक्स में जो पढ़ा हमने टीडीएस में पढ़ा,
यहाँ चालान नंबर GAR7 होता है, लेकिन होता ऑनलाइन ही है, इसलिए चालान का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, हम ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं इसको, ठीक। बट याद रखिएगा चालान नंबर GAR7 के थ्रू टैक्स जमा होता है, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या चीज? अब गवर्नमेंट, इस पे अब मुझे देखना ही पड़ेगा GR के 7 क्या लिखा है। नहीं नहीं, ऐसे था गवर्नमेंट करके, बोलते रहो। देख लेते हैं। मिल जाए तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, पहले भी खो जाता था। कोई जवाब आ रहा है क्या? कुछ ना कुछ आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे। GR गवर्नमेंट अकाउंट्स शिफ्ट्स एंड पेमेंट्स, मतलब P नहीं दिया है बल्कि सिर्फ इतना कर दिया है। चलो शायद ये होना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि यही मिला मेरे को। GR यहाँ देख सकते हैं। अब इसको लिख लो, ज्यादा बेटर ये है, गवर्नमेंट अकाउंट, मतलब इसको लिख देता हूँ गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल। देखो दो अंतर आ रहे हैं ना, पहले अगर ये मैं बोलता तो शायद ये गलत हो जाता, तो कुछ भी नहीं है, सब इसी हिसाब से बना रखा है। तो चलिए मैं जो मिला मेरे को छाप देता हूँ। गवर्नमेंट अकाउंट रिसीवेबल यानी सरकार के खाते में जाने वाला पैसा, बस इतने ही ठीक। गवर्नमेंट अकाउंट रिसीवेबल GR7। और सॉरी जनरल अकाउंट रिसीवेबल, अरे ये तो नहीं होगा फिर, ये नहीं जनरल, मुझे लगा गवर्नमेंट लिखा हुआ। एक सेकंड। फिर आप इसी को लो, गवर्नमेंट अकाउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट्स, ये क्योंकि जनरल तो हो ही नहीं सकता ना, ध्यान नहीं गया वहां पर, बड़ा हुआ। गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीव्ड एंड पेमेंट्स, अभी फिलहाल जो मिला ये डाल दीजिए, बाकी ढूंढ लेना जो भी है। सुनिए, तो GR7 के थ्रू से आपका GST जमा, सॉरी एक्साइज ड्यूटी जमा होता है, ठीक। अब देखिए अल्टीमेटली होता क्या है, महीने में आपको बाद में GST जमा, GST क्यों आ रहा है यार, एक्साइज ड्यूटी जमा होते हैं, और एक्साइज ड्यूटी जमा होने के बाद क्या रिटर्न बनता है, यही तो सब में देख रहे हो कि टैक्स जमा करना रिटर्न बनानी है, टैक्स जमा करना रिटर्न बनानी है, चाहे वो TDS ले लो चाहे GST ले लो, कुछ भी ले लो, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। तो ड्यूटी पहले जमा होगी, तारीख देख ही रहे हैं, अब इनकी रिटर्न बनेगी, मतलब सरकार की डिटेल्स जाएगी, तो वो उसके लिए फिर अलग कर दिया उन्होंने, उसके लिए नॉन SSI के लिए टाइम अलग कर दिया। तो नॉन SSI है उनके लिए टाइम बना दी गई है मंथली के अगले 10 तारीख, कि हर महीने की नेक्स्ट 10 तक आप अपना रिटर्न फाइलिंग करोगे, ये नॉन SSI के लिए बोला। और इसके लिए फॉर्म बनाया है ER1, और ER1 आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो हर महीने के अगले 10 तारीख तक आपको फाइल करनी है, और फॉर्म नंबर ER1 के थ्रू से जाएगी, रिटर्न जाएगी, और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो SSI हैं उनके लिए बनाई गई है 3-3 महीने में, क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद आपको रिटर्न बनानी है, जो अगले 3 महीने खत्म होने के 10 तारीख के अंदर अंदर। और इनके लिए रिटर्न का फॉर्म है ER3, हर 3 महीने के बाद 10 दिन ER3, और हर महीने के अगले 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ER1। यह रिटर्न का टाइमिंग है और फोन नंबर है। कोई कंफ्यूजन? मतलब सर 1 करोड़ के नीचे वाले जो है, हाँ 1 करोड़ आपकी प्लांट मशीनरी में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नीचे है तो उनके लिए ये वाला टाइमिंग, क्वार्टरली वाली, और अगर ऊपर है तो ये वाला टाइम है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ये रिटर्न का टाइमिंग तो समझ में आ गया। अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें।
एक्साइज रिकॉर्ड्स। तो एक्साइज के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि डेली स्टॉक अकाउंट बनाना, ये रजिस्टर्ड मार्केट में मिलते हैं, अदरवाइज आप एक्सेल शीट पर भी तैयार कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि डेली जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बन रहा है, उनकी डेटा तैयार होती है कि डेली कितना बना कितना बना कितना बना, वो चीजें तैयार होती है। फिर एक RG23 पार्ट 1 तैयार होता है। इसके अंदर क्या होता है, उस प्रोडक्शन को करने में कितना कच्चा माल हमने खरीदा, और कच्चा माल खरीदा उसमें कच्चा माल कितना यूज हुआ, ये दिखाते हैं RG23 पार्ट 1 में। रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े, ये भी आपको बाजार से मिल जाएंगे रजिस्टर। इसके बाद RG23 पार्ट 2 है। इसमें कहता है कि ये जो इनपुट स्टॉक है, यानी जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर अगर आपने एक साइज दिया है तो वो एक साइज अमाउंट कितनी है, ये मेंटेन करना पड़ता था। यानी एक साइज के अंदर अगर कभी जॉब लगती थी, पहले सब पे के ऊपर एक साइज था, तो मान लो कि उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाता था, क्योंकि एक वहां पर सब कुछ नियम लग जाते थे। एक्साइज भी हो जाता था, वैट था, CST था, सब कुछ हो जाता था। वैट खैर खत्म कर दी गया, अब तो खैर GST आ गया तो अलग बात है, बट बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया था पहले। ये रजिस्टर वो रजिस्टर तो कम लिखा है मैंने। तो 23C पार्ट 1 भी था, 23C पार्ट 2 भी था, ऐसे काफी रजिस्टर थे। तो 3 कम से कम याद रखिएगा आज की तारीख में, कि डेली स्टॉक अकाउंट, यानी जो डेली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना बनाया जा रहा है, इसकी स्टॉक मेंटेन होता है आज की तारीख में, शराब में बात करें तो। और 23 पार्ट 1 में जो कच्चा माल हमने खरीदा, कितना खरीदा और कितना यूज किया, ये इसमें ध्यान होता था। और 23 पार्ट 2 के अंदर जो कच्चे माल के ऊपर एक साइज जो हमने पे किया, उनकी डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ती थी। और ये सारे रिकॉर्ड्स बाजार में मिल जाते हैं रजिस्टर के तौर पे, और ये सब कुछ आपको मिनिमम 5 साल तक अपने पास रखना पड़ता है रिकॉर्ड। कभी भी अगर कोई केस फंसता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकती है आप, तो इनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑल एक्साइजेबल रिकॉर्ड्स मस्ट प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल तक इसको आप रखना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन है, रट्टा मारना करना क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कितने प्रकार की, जैसे कि कैसे देखा था, GST का लोकल GST था, तो CGST है, GST, IGST। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी में 3 प्रकार के मुख्यतः बनाई गई है इसकी, तो पहले दिखा देता हूँ। एक बोलते हैं BED, BED, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, या इसका दूसरा नाम है एड वोलेरम। एड वोलेरम मतलब वैल्यू के आधार पे एक्साइज ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू परसेंटेज। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 12.5% और एल्कोहल है 1 लाख की, तो 1 लाख के ऊपर 12.5%, यानी 1 लाख वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर 12.5%, इसलिए कहा जाता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, यानी एड वोलेरम, वैल्यू के आधार पे। लेकिन एक होता है सेड, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, जो कि अब खत्म कर दिया गया है क्योंकि आइटम ही नहीं इसके अंदर। पहले क्या था कि सिगरेट जो है, सिगरेट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, तो उनका लेंथ के ऊपर लगाते थे, वैल्यू के ऊपर नहीं, कितना बड़ा है सिगरेट उसके आधार पर। चीनी क्विंटल के हिसाब से लगता था। माचिस की बॉक्सेस जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, पर 100 बॉक्स के हिसाब लगता था। मार्बल पत्थर लगता था स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब है ही नहीं, लेकिन लॉ में अभी पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं सेड, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, यानी वैल्यू के बेस पे नहीं बल्कि मेजरमेंट के बेस पे लगाया जाए। और तीसरा है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो कि अगर इंपोर्टेड कुछ गुड्स आ रखा है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई शराब बाहर से मंगाया, पता नहीं क्या नहीं सकते, एक बार चेक कर लो इसमें बंद होगा क्या, बता देना। हाँ जी, तो यहाँ देखिए कि तीसरा जो है AED है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। इसमें कहता है कि अगर कोई इंपोर्टेड बाहर से कोई वाइन आपने मंगाया मान लीजिए, और आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया, मतलब ठीक है कोई वाइन का कुछ मान के चलिए कोई कंपोनेंट्स मंगाई ऐसा, फिर आपने यहाँ पर कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल है, बाहर की चीजें और यहाँ मिला करके आपने एक नई चीज बना दी, मतलब अल्कोहल ही बना बट उसमें मिक्स कर दिया, तो कहा कि ये तो बाहर की हो गई, इंपोर्टेड हो गई,
ऐसे में जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी उसे बोलते हैं एडी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो 3 प्रकार की ड्यूटी बनाई गई है, बेड, शेड और एडी। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन सेस, इसके ऊपर 4% मतलब 12.5% था, उसके ऊपर सेस भी लगाएंगे तो जो हमारा जो बना हुआ था ना उसके अंदर भूल गया, मुझे एक्साइज ड्यूटी के साथ लगाना पड़ता 4% का सेस भी लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे यार आगे पढ़। अब एक बात करते हैं एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन। मान के चलो कि एक शराब की बोतल के ऊपर कीमत लिख दी 500 रुपए एमआरपी, और ये भी लिख दिया कि दिल्ली में 500 रुपए, हरियाणा में 450 रुपए, बिहार में 420 रुपए, ऐसा रेट डाल दिया उसके अंदर। मान लीजिए सरकार कंफ्यूज हो गई कि यार एक्साइज ड्यूटी अब किस पे तुम दोगे मुझे, तो सरकार ने नियम बना दिया कि तो भाई 5 छाप दे, 1000 छाप दे, एमआरपी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन उसी पे तुमसे वसूलूंगा जो मैक्सिमम एमआरपी है। मान लीजिए 500 छपा है तो 500 के ऊपर लूंगा मैं। अब तुम उसमें 500 लिख, यहाँ के लिए वहां के लिए, वो आपकी मर्जी। तो अधिकतम एमआरपी की जो वैल्यू होती है एक्साइज ड्यूटी उन्हीं के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एमआरपी का ज्यादा है तो। नेक्स्ट पॉइंट्स की एक्साइज ड्यूटी जो है वो चलान जीएसटी में, तो ठीक है आगे। अब बात करते हैं सनवैट क्रेडिट टूल्स। ठीक है, लास्ट थ्योरी है। इसमें समझते हैं क्या है कि जो कच्चा माल हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कच्चा माल जो इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसमें एक्साइज अगर हमने पे किया तो वो हम उसका इनपुट ले सकते हैं। कच्चा माल जो इस्तेमाल किया है हमने चीजों को बनाने के लिए और उस पर एक्साइज हमने पे किया है तो उसका इनपुट ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक चीज मना कर दिया, बोला कि पेट्रोल और डीजल अगर इस्तेमाल की जा रही है तो सिंपल बात है पेट्रोल डीजल के ऊपर भी एक्साइज लग रहा है, और आज के 2 ही चीज लग रही है, पेट्रोल डीजल के ऊपर और एल्कोहल के ऊपर। तो कहता है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज लग रहा है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब जो एक इनपुट बचा हुआ था आज की तारीख में वो भी सरकार ने बंद कर दिया। बोला कि एक्साइज आप पे कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो आपको मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, इनपुट हो जाएगा आपका। लेकिन पेट्रोल डीजल जो लग रहे हैं उसके ऊपर आप एक्साइज दे रहे हो वो इनपुट वापस नहीं मिलेगा। तो घुमा फिरा कर हम बात करें कि आज की तारीख में इनपुट है ही नहीं एक्साइज के ऊपर, क्योंकि यही एक चीज आइटम बचा हुआ आज की तारीख में, वो भी कहा मना कर दिया। तो ये कहानी थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फटाफट। चलिए एक बार बस लास्ट है और है ही नहीं, स्लाइड खत्म, थ्योरी फिनिश। तो हम सीधा आएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक, एक बार फटाफट आज की जो टॉपिक थी उसको मैं फटाफट रिवाइज करता हूँ कि हमने क्या बताया। कल को छोड़ गए, कल का तो और कर दिया था। कल हमने यहाँ तक छोड़ा था फिजिकल रिमूव तक। आज हम बात कर, मैंने किया एक्साइज ड्यूटी निकालने के लिए आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं। आउटपुट को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, इनपुट को बोलते हैं सनवैट। एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए एसएसआई नॉन एसएसआई का कैटेगरी बांटी गई है 2। एसएसआई का मतलब है कि ऐसा बिजनेस जहाँ की इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी के अंदर 1 करोड़ से नीचे हो, वो हो गया एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ऐसे में उनको एक्साइज जमा करना है हर महीने के अगले 6 तक, मार्च का 31 मार्च तक ही करना होगा। और जिनकी प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर है उनको करना है हर महीने के अगले 6, मतलब टाइमिंग सेम रहेगा बट कैटेगरी अलग कर दी। और इसके बाद एक्साइज रिटर्न जो देख रहे हैं फाइल करने के लिए कैटेगरी बांटी गई है कि जो एसएसआई हैं यहाँ देख रहे हैं उनके लिए हर क्वार्टरली 3-3 महीने के अगले 10 तारीख तक आप करना है, और जो नॉन एसएसआई हैं उनके लिए हर महीने के अगले 10 तारीख तक आपको भरना है। और ER1 में रिटर्न जाएगी आप नॉन एसएसआई के लिए, एसएसआई की जाएगी ER3 के अंदर। तो याद रखिए एक्साइज के रिकॉर्ड में आपको डीएससी बनाना है जो डेली स्टॉक जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उसको, और आज ही 23 पार्ट 1 के अंदर कच्चा माल जो इस्तेमाल हुआ उसको दिखाना होता है। 23 पार्ट 2 के अंदर जो हम सनवैट मतलब जो कच्चा माल इस्तेमाल किया उसको एक्साइज दिया वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, और सभी रिकॉर्ड्स 5 साल के रखने। एक्साइज 3 प्रकार के हैं, बेड, शेड और EID। बेड है जो परसेंटेज के आधार पर यानी एड वैलोरम बोलते हैं, शेड है जो कि मेजरमेंट के आधार पर, और EID मतलब जो इंपोर्टेड है आइटम उसके ऊपर लगाई जाती है। 4% का सेस अलग लगेगा। हाँ जी, सब लगेगा। इसके बाद एमआरपी के मतलब है एक प्रोडक्ट के ऊपर मोर देन 1 एमआरपी छपा हुआ है तो जो मैक्सिमम एमआरपी है वही सरकार मानती है उसकी गुड्स की कीमत, और उसी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करने को बोलती है। लास्ट ऑप्शन है कि आपका जो एक्साइज ड्यूटी अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान दिया है, पे किया है, वो आपका इनपुट मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। लेकिन पेट्रोल डीजल जो इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर इनपुट एक्साइज जो आपने पे किया है वो वापस नहीं मिलेगा। तो सवाल खड़ा है कि आज की तारीख में कि सिर्फ एक्साइज रहा इनपुट सिर्फ पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो ही मना कर दिया
तो मतलब इनपुट 0 हो गया। ये थी थ्योरी। अल्कोहल का तो मिलेगा, बट सवाल खड़ा है कि अल्कोहल तो बना ही रहे हैं, जो हम बनाने में खर्चा कर रहे हैं पीछे उसका इनपुट मिलना चाहिए ना। तो उस पर पेट्रोल डीजल तो लग रहा है फैक्ट्री में, तो उसके ऊपर तो बंद कर दिया उसने, तो इनपुट रहा कहाँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये थी थ्योरी। अब इनके बेस पर हम एक एग्जांपल हम दे सकते हैं जो टैली के अंदर लेके चलूंगा। तो बताया ना कि मैक्सिमम एमआरपी को ही सरकार मानती है ना कि वो उसकी कीमत है, और उसके उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लीजिए 500 रुपए किसी चीज की कीमत है और उस पर अलग अलग रेट लिखे हुए हैं, बट मैक्सिमम एमआरपी 500 है, तो 500 रुपए ही मानेगी कि अधिकतम एमआरपी है, और उसी के ऊपर कहेगी एक साइज जो अमाउंट उसके अंदर डाला हुआ है वो आप मेरे को दो। तो ये चीज, चलिए अब आपको थोड़ा सा अगर थ्योरी में कुछ नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया है मैंने एक्साइज से संबंधित, यानी शराब बनाने से संबंधित, ताकि टैली के अंदर इसे फिट कर सकें आप। ठीक है, ये चीज है। केस स्टडी, अब मैं ईआरपी में करूं या प्राइम पे करूं फर्क नहीं पड़ता है, सब एक ही जैसा है। चलिए सुनिए, चलिए ईआरपी निकाल लेते हैं या प्राइम, कुछ भी कर लीजिए। थोड़ा केस स्टडी समझते हैं, केस स्टडी क्या क्या कह रहा है। देखिए, एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और क्या बना रही है, बियर ब्रांड है। मतलब क्लासेस में क्वेश्चन बना था तो उस हिसाब से ब्रांड है एबीसी महुआ बियर। हाँ, उस क्लास का बियर है जिस क्लास में बनाया था। ठीक है, हाँ हाँ, बताओ क्या चेंज करो। एबीसी कौन सा बियर है? हाँ, ट्यूबर्ग, एबीसी ट्यूबर्ग, TUVRG क्या होता है? अच्छा, वो हल्का होता है तो भारी बता दो ना। अच्छा, TUB, देखो वही ना, हाँ वही TU, हाँ ORG, ट्यूबर्ग, ट्यूबर्ग। चलिए, और कुछ चेंज कराना है, ये चलेगा? नहीं चेंज कराना, यही रहेगा, चलेगा, पता नहीं। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बियर है, ब्रांड रखा हमने एबीसी ट्यूबर्ग बियर। ठीक है, अब बियर बनने में क्या क्या चीजें लगती हैं, ये चीजें नीचे दी गई हैं कि फॉलोइंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 लीटर ऑफ बियर। 1 लीटर बनाने में ये सब लगते हैं। होप समझते हैं, होप फ्रूट्स को बोलते हैं। हाँ, महंगा मिलता है, 100 ग्राम का इसमें लगेगा 1 लीटर बनाने में। मॉल्ट, जो जौ है ना, जौ 350 ग्राम। ईस्ट, खमीर होते हैं जैसे कि चीजों को बनाया जाती है, 50 ग्राम। और मिनरल वाटर 750 ml। ये सब मिलकर के बियर बन जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर बनने में ये लग रहा है। और उन्होंने, कंपनी ने कुछ परचेज किया। जैसे परचेज किया होप्स फ्रूट्स 10 kg, जो कि 5,000 रुपये पर केजी के हिसाब से उन्होंने खरीदा, बहुत महंगा आता है। जीएसटी 5%। मॉल्ट जौ 30 kg 500 रुपए के हिसाब से खरीदा, 18% जीएसटी लगकर। ईस्ट, खमीर 10 kg खरीदा, जीएसटी लग करके। नॉर्मल जो वाटर होते हैं, मिनरल वाटर, सॉरी, या मिनरल वाटर लिया है। ठीक है, वो 30 लीटर 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें जीएसटी 0% है। अब ये बोतल भी खरीदा लेवल के साथ, तो बोतल विद लेवल बनवाया था किसी से, वो कॉस्टिंग पड़ गई 20 रुपए के हिसाब से, यानी ₹20 बोटल्स, 500 ml वाली बोतल है, जो कि 20 रुपये पर बोतल के हिसाब से उन्होंने खरीदा। ठीक है, और जीएसटी इस पर 5% है। और कार्टन बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर 20 नंबर्स,
20 कार्टन बॉक्स लगे, मतलब बोतल तो समझ में आ रहा है, कांच की बोतलें होती हैं, उसके ऊपर हो गया लेबल। कार्टन बॉक्स जो है, जो जिसके अंदर जाएगा बोतल, वो 20 पीसेस 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर लग रहा है। उस पर GST 12% का यूज किया हमने। ये सब चीज खरीद करके और फिर बनाते हैं। कंपनी ने 15 बोतलें पैक करी, मतलब बोतलों में डाल दिया बियर, और इसमें 12 बोतलें बेच दी 450 रुपए पर बोतल के हिसाब से। बहुत महंगी बियर। और इसमें एक्साइज ड्यूटी 12.5%, इसके ऊपर आप 4% का सेस भी लगाएंगे पर परसेंट, और वैट 20%। ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चरर हैं बाय एक्सपर्ट बीआर, जिन्होंने ये आइडिया दिया था पूरा बनाने का। ठीक है। हाँ, वो ये तो बोल रहा है कि 150 की आती है। नहीं, तो ये थोड़ा महंगा है ना, बाय एक्सपर्ट देख रहे हो बाय एक्सपर्ट बीआर। अच्छा। हाँ, वैष्णवी रावत यानी एक फीमेल है, लड़की है। हाँ, उसने ही पूरा आइडिया दिया था कि सर ऐसे बनते हैं बियर। हमें नहीं पता था, हम तो, मुझे क्या करना, पीने से मतलब कोई कैसे बनता हमें क्या करना। लेकिन उन्होंने बोला हम बस सिंपल सी बात है। बोले नहीं सर आप ठीक है, आप यूज करते हो अलग बात है, बट बनता है ऐसे। तो मैंने चल ठीक है, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल गया इसको बताने में। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया बाय एक्सपर्ट बियर। चलिए तो शुरू करते हैं। अब आज एक्सपर्ट चेंज करना कर लो, कोई बात नहीं। एक्सपर्ट बाय अमित करता सर। नहीं, लेकिन बाकी चीज तो उसने दिया ना, सिर्फ ब्रांड चेंज किया आपने। सर ब्रांड चेंज तो मैन्युफैक्चरिंग तो होता है, सब चीज चेंज हो गया, तो मात्रा को चेंज कर लो। कोई वेस्ट वाले बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसको सेटअप डालते हैं। मेरे हिसाब से आप छोड़ दो, क्योंकि इसको ना ये बहुत टाइम लगेगा। 1 आवर का है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बता देते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए घर पे कि इसमें कुछ चीजें यूज होने वाली है। जैसे सेशन 7 बिल ऑफ मटेरियल याद है, वो यूज होगा इसके अंदर। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग वाला जो जैसे बनाते हैं वो ही इस्तेमाल होगा। चीजें फिर GST के कुछ मैटर इस्तेमाल, क्योंकि देख रहे हो कि सब GST लगा हुआ इसके अंदर। सिंपल बात है कि जो आइटम इसके अंदर शराब में लगती है, बियर में लगती हैं, वो कोई ऐसा आइटम लगता नहीं है जिसके ऊपर एक्साइज लगा हुआ, सब GST है। उसका इनपुट अलग मिलेगा। अब वो R2 2A में जाएगा और बाकी एक्साइज, तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसको कल करेंगे आराम से, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हो नहीं पाएगा ये चीजें। तो पूरे 1 घंटे के अंदर इसको फिनिश करेंगे। ठीक है ना, कुछ पूछना पूछ सकते हैं आप, पूछिए अगर है। अगर जैसे एक्साइज ड्यूटी अगर आप पे करते हैं उसमें लेट हो जाए तो उसमें पेनल्टी। हाँ है, वही से 12% पर मंथ, पर एनम, सॉरी पर एनम 12% पर एनम के लगेगा, फाइन आपको ब्याज लगेगा। ठीक है ना,